हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था अकाउंटिंग के टर्म्स को, इसमें हमने देखा था डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल, परचेज। इसके अलावा हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिस्कस किया था। इसके अलावा डिस्काउंट डिस्काउंट में हमने दो तरीके के डिस्काउंट को देखा था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये बताते हैं हमें कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। और अगर हमें इन प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम अपनी अकाउंटिंग को गलत तरीके से कर लेंगे। ये सबसे पहले हम अब समझेंगे प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को हम शॉर्ट में गैप भी बोलते हैं, जिसका स्पेल होता है GAAP। का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इन प्रिंसिपल्स में सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, बिजनेस एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला यानी कि बिजनेस पर्सन और बिजनेस दोनों कानून की नजर में अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। चाहे उस बिजनेस पर्सन ने इस बिजनेस में कैपिटल लगा के स्टार्ट किया हो, तभी हम इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। सपोज रोहन ने 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब है कि रोहन ने कैपिटल लगाई उस बिजनेस में। अब उस बिजनेस का दायित्व बनता है कि वो रोहन को 10 लाख रुपए देगा। इसीलिए हम इन दोनों को यानी कि बिजनेस और बिजनेस पर्सन को दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। Entity concept states that business enterprises is a separate identity apart from its owner. Accountants should treat a business as a distinct from its owner. Business transactions are recorded in business books of account and owner's transactions are in his personal books of account. दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या कंपनी हो। एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस that the enterprise is liable to owners for capital invested made by the owner. Is the owner invested capital, which is also called risk capital, he has claim on the profit of the enterprise. तो जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रोहन ने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, जिसमें से उसने 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी और 4 लाख रुपए उसने बिजनेस में कैश रख लिया। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसे निकल के आएगी बिजनेस की? कैपिटल हुई बिजनेस में 10 लाख रुपए और मशीन आ गई है 6 लाख रुपए की और 4 लाख रुपए का बिजनेस में कैश है। दिस मीन्स दैट द एंटरप्राइज ओज टू द रोहन ₹10 लाख। इसका मतलब है बिजनेस को रोहन को 10 लाख रुपए देने हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी, जो भी कहता है बिजनेस पर्सन और बिजनेस बोथ आर सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ। अगला जो अपना प्रिंसिपल्स है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, केवल अगर वो हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तभी हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी असेट्स या लायबिलिटी जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मॉनिटर नहीं कर सकते, उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सपोज कोई भी अगर हम मशीन लाते हैं या मशीन परचेज की, हमने उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं तो हम उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे तौर पर हम देखेंगे अगर कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रोडक्शन करके देते हैं, कंपनी का व्यापार आगे बढ़ाते हैं, वैसे तो वो कंपनी असेट्स हैं। क्योंकि हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने उनको अपनी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो केवल हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अगला जो प्रिंसिपल्स है अपना वो है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हमारा अकाउंटिंग का पीरियड है वो एक डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन क्यों होना चाहिए? अगर हमारा अकाउंटिंग का पीरियड ही डिफाइन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को व्यापार में कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ है। जब ये चीज नहीं पता चल पाएगी, अगर मेरे को इसके बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज को अप्रेजल देना है जो कि मेरे को व्यापार में मुनाफा कमा के देते हैं, प्रोडक्शन करके देते हैं, तो मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने अकाउंटिंग का एक डिफाइंड पीरियड होना चाहिए।
जनरली जो डिफाइंड पीरियड होता है प्रैक्टिकल वे में वो होता है 1 साल। अब ये पीरियड इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कम किस केस में हो सकता है? सपोज आपका पार्टनरशिप का व्यापार है, पार्टनरशिप बिजनेस है, और उस व्यापार में से एक पार्टनर निकल के आता है, तो जितने पीरियड में वो अभी बिजनेस हुआ था, तो उस पीरियड का मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि मैं उतने ही पीरियड का प्रॉफिट अपने जो मेरा पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके साथ शेयर कर सकूं। तो इन केसेस में मेरा अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन है। Accounting period is defined as interval of time at the end of which profit and loss account and balance sheets are prepared. So the performance is measured at regular intervals and decisions can be taken at appropriate time. This interval may be quarterly, half yearly, and 1 year. Accounting period is usually a period of 1 year, and that year may be financial year, sorry, or calendar year. अगला जो प्रिंसिपल है अपना वो है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। ये जो प्रिंसिपल है मेरा, ये कहता है कि अगर मेरे व्यापार में कोई मेरे को फ्यूचर में मुनाफा होने वाला है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के जो कहते हैं हम फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हैं। अगर फ्यूचर में मेरे को मुनाफा होने वाला है, तब तो मैं अपने व्यापार में अभी मुनाफा बुक नहीं करूंगा। अगर मेरे को अभी ये एंटिसिपेट, मेरे को ये पता चलता है, मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि मेरे को 1 साल के बाद 1 लाख रुपए कहीं देना है, या 1 लाख रुपए का खर्चा है जो कि मेरे को देना पड़ेगा ही, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको आप अभी प्रोवाइड फॉर करोगे, अभी खर्चा बुक करोगे, अभी आप उसके लिए प्रोविजन बनाओगे। चाहे वो खर्चा 1 साल बाद हो, लेकिन मेरे को अभी पता चल गया है कि मेरे व्यापार में ये खर्चा होना ही है, तो उस खर्चे को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, उसके लिए प्रोविजन बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को मुनाफा होने वाला, उसको तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट करता है कि अगर खर्चा मेरे को होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इनकम को रिकॉर्ड नहीं करो। According to this concept, an accountant should anticipate any future income. Sorry, accountant should not anticipate any future income. However, they should provide for all possible losses. अगला प्रिंसिपल है अपना मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स कहता है कोई भी आइटम या ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के लिए मटेरियल हो, या यूजर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनके लिए मटेरियल हो, तभी आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या अगर छोटी अमाउंट है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, संपत्ति उसको नहीं बनाएंगे। अब ये मटेरियलिटी कैसे चेक की जाती है? ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन या लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसके बेसिस पे भी हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ओनली दोज आइटम और इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव मटेरियल इफेक्ट एंड रेलेवेंट टू द यूजर्स। सो item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed separately. These may be merged with the other item. It should be noted that an item material for one enterprise may not be material for another enterprise. Example, an item of expenses rupees 50,000 is material for enterprise having turnover of 1,50,000, but it is not material for an enterprise having turnover of rupees 100 crores. तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? केवल मटेरियल आइटम्स को आपको अपने बिजनेस में कंसीडर करना है, ना कि इमटेरियल को। अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी आइटम है, आप उसको उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर। सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमने कोई मशीन खरीदी आज 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए की आज मशीन खरीदी है तो वो ईयर बाई ईयर यूज भी होगी, और उस पर मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा। सपोज जैसे कि 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी थी,
और उस पर 2 साल में हमने SLM मेथड के थ्रू 10,000 रुपये 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो 2 साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है जी? 80,000 रुपये। और अगर मेरे को ये पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू तो अभी 2 लाख रुपए है मार्केट में, क्योंकि ये मशीन अब मार्केट में ज्यादा मिलती नहीं है, केवल कम क्वांटिटी है, तो मार्केट में इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है और मेरे पास अभी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि उस मशीन को आप 80,000 रुपए में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 2 लाख रुपए में। मतलब आप उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू पर नहीं। Under the cost concept of an accounting, an asset should be recorded on its cost on which it was purchased, regardless of its market value. चाहे मार्केट में वैल्यू कुछ भी हो, केवल आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। Example: if a building is purchased for ₹5 lakh, it will continue to appear in books at that figure, irrespective of its market value. अगला प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम कोर है, एकदम नींव है, एक जड़ है डबल एंट्री सिस्टम की। ये कॉन्सेप्ट कहता है हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू इधर भी हो सकते हैं, मतलब असेट्स दोनों साइड, अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ तो दोनों इम्पैक्ट असेट्स पे हो सकते हैं, यानी कि दोनों असेट्स भी बढ़ सकती हैं, या एक लेवल पे असेट्स बढ़ेगी, दूसरे लेवल पे असेट्स घटेगी, या दूसरा तीसरा है कि एक लेवल पे असेट्स बढ़ भी सकती है, दूसरी लायबिलिटी घट सकती है, या लायबिलिटी बढ़ सकती है, असेट्स घट सकती है। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा 2 तरीके से होगा, मतलब 2 आइटम्स पे होगा, यानी कि असेट्स पे होगा और लायबिलिटीज पे होगा। जैसे कि पहला केस है अपना इंक्रीज वन असेट्स एंड डिक्रीज अदर असेट्स। ये केस कब होगा? सपोज मैंने कोई मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की कैश देकर। मशीन भी मेरे व्यापार के लिए असेट्स है और कैश भी असेट्स है। एक साइड मेरे व्यापार में असेट्स की वृद्धि हुई क्योंकि मैंने मशीन खरीदी है, और दूसरे अदर हैंड पे मेरा कैश गया, यानी कि मेरे असेट्स को कम हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट पहला लाइन का मतलब है इट इंक्रीज वन असेट्स एंड डिक्रीज अदर असेट्स। मतलब मैंने एक मशीन खरीदी, कैश में मशीन आई, व्यापार से कैश गया। दूसरा है इंक्रीज वन असेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज लायबिलिटी। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैंने बाहर मशीन खरीदी है तो मेरे व्यापार में मशीन आई, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली मेरी क्या हुई? लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि मैंने उधार खरीदा है उस मशीन को। तीसरा है डिक्रीज वन लायबिलिटी और डिक्रीज इन असेट्स। ये कब पॉसिबल है? सपोज जैसे कि सेकंड केस में मैंने अपना उधार मशीन खरीदी थी, अगर मेरे को उस उधार मशीन का पेमेंट करना है तो मेरे क्रेडिटर्स को जब मैं पे करूंगा तो मेरा क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, और दूसरी साइड मेरा कैश चला जाएगा, तो मेरा कैश भी कम हो जाएगा जो कि असेट्स है, और मेरी लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी जो कि क्रेडिटर्स है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कहता है हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि दोनों साइड असेट्स भी बढ़ सकती है, दोनों साइड असेट्स घट भी सकती है, लायबिलिटी बढ़ सकती है, असेट घट सकती है, असेट बढ़ सकती है, लायबिलिटी घट सकती है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। ये हमारा डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट है। तो ये थे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग के कुछ हम एजम्पशंस को देखेंगे। जनरली जो अकाउंटिंग की ये जो एजम्पशंस है ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, मतलब इनको तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये हमने इनके बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग चल रही है, या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग की एजम्पशंस हैं, या इसको हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो फॉर एवर चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। क्या होगा? फॉर एवर चलेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। यानी कि सपोज मैंने आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 10 साल बाद वो बंद हो जाएगा। वो कब तक चलेगा? फॉर एवर चलेगा। को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। तो जैसे कोई मैंने मशीन खरीदी, अगर मेरे को पता है मेरा बिजनेस 1 साल ही चलेगा, उस साल में ही मैं उसको खर्चा ट्रीट कर लूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये
assumptions मानता है कि मेरा बिजनेस फॉर एवर चलेगा। फॉर एवर चलेगा, सपोज मैंने कोई मशीन खरीदी, तो उस मशीन को मैं 10 साल यूज करूंगा, तो उस मशीन का मैं इक्वली 10 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। This concept assumes that an enterprise has an indefinite life or existence. It means that the intention of the business are to continue for sufficiently longer period of time. It will not be dissolved or liquidated in the immediate future. If a machinery purchased is expected to be used in next 10 years, then the cost of machinery will be spread over the next 10 years for calculating net profit or loss of each year. The full cost of machine would not be treated as expenses in that year of purchase itself. ये तो हमारा फर्स्ट assumptions अकाउंटिंग की, जो कि हमारा गोइंग कंसर्न, क्योंकि कहता है कि बिजनेस मेरा फॉर एवर चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। अपने दूसरा जो assumptions है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? बेसिकली ये कहता है कि जो भी हमने अकाउंटिंग की पॉलिसीज यूज की हैं इस साल में, उसी पॉलिसीज को हम नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, ताकि मेरे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो एक ही मेथड से प्रिपेयर किए गए हों। अगर मैं अपने अकाउंटिंग के मेथड एवरी ईयर चेंज करता रहूंगा तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज मैंने पहले साल मेथड यूज किया है SLM मेथड, और दूसरे साल अब मैं अपने मेथड को चेंज कर लेता हूँ WDV, तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? डिफर कर जाएगा। इससे क्या होगा, मैं अपने बिजनेस के खर्चों को कंपेयर नहीं कर सकता कि क्यों बढ़ा और क्यों घटा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी अपने मेथड को चेंज नहीं कर सकता, कर सकते हो, फिर उसको आपको आपको उसके इम्पैक्ट को अलग से दिखाना पड़ेगा कि इसके मेथड की वजह से मेरे बिजनेस पर ये इम्पैक्ट आया है, मेरे प्रॉफिट पर ये इम्पैक्ट आया है। तो consistency implies that accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. Same accounting practices will be followed for similar items year after year. This will ensure a meaningful study of the performance of the business for a number of years. When the accounting principles and practices are uniformly, consistently followed from year to year, that the result obtained will be comparable. मतलब हम उसको अगर एक ही मेथड यूज करें तो हम अपनी ट्रांजैक्शंस को या अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। Consistency assumption does not mean the particular practices once adopted can't be changed. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर ये मेथड यूज कर लिया है तो कभी चेंज नहीं कर सकते हो आप। This assumption is important when alternate accounting practices are equally acceptable. Example, two methods of charging depreciation, WDV and SLM, are equally acceptable if firm adopt one method in previous year and other method in next year, the result will not be comparable. अगर आप एक साल SLM यूज करते हो, एक साल WDV, तो आप अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगला अपना assumptions है अप्रूवल। ये assumptions कहती है कि जब मैंने अपनी सेल कर दी हो, अपना बिल जनरेट कर दिया हो, अपने कस्टमर्स को माल बेच दिया हो, अब मैंने माल उधार भी बेच सकता हूँ और कैश में भी। अगर कैश में आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उधार माल बेचा है तो मैं अपनी सेल्स को तभी रिकॉर्ड कर लूंगा, इंतजार नहीं करूंगा कि उसका कैश आएगा या कब आएगा, चाहे उसका कैश 2 महीने बाद आए या 3 महीने बाद आए। मैं अपने बिजनेस में जो उसको इनकम है उसको जिस दिन मैंने सेल की उसको तभी रिकॉर्ड कर लूंगा, मतलब कैश रिसीव होने का इंतजार नहीं करूंगा। कोरस्पोंडिंगली अगर मैंने कोई खर्चा किया है, खर्चा कैसे किया, सपोज मैंने कोई सैलरी पे करनी है, अपने प्रकार से काम करा है 1 महीना मार्च के मंथ में और उसको सैलरी दूंगा अप्रैल के मंथ में, तो मैं अपने बिजनेस के खर्चों को कब रिकॉर्ड करूंगा, सैलरी को कब रिकॉर्ड करूंगा? मार्च के मंथ में, ना कि अप्रैल में जब मैं कैश दे रहा हूँ। यानी कि जब वो खर्चा जिस मंथ से वो रिलेट करता है उसी मंथ में मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। Accrual concept applies equally to revenue and expenses. As per this assumption, revenue is recognized when it is accrued or earned. That is when sale is complete or service are rendered. It is immaterial. यह immaterial है, चाहे कैश कभी भी रिसीव हुआ हो, whether the cash is received or not. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई क्रेडिट सेल की है मैंने 15,000 रुपए की 2 मंथ की क्रेडिट पे,
15 फरवरी को, और उसका जो कैश रिसीव होगा मेरे को अब कब होगा, 2 महीने के बाद होगा। तो मेरे को इनकम कब रिकॉर्ड करनी है, 15 फरवरी को, ना कि 2 महीने बाद। Similarly, expenses are recognized in the accounting period in which they are facilitated in earning the revenue। मतलब कि जिस मंथ में वो खर्चा हुआ है उसी मंथ में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, whether the cash is paid for them or not, चाहे हमने मार्च में उसको खर्चे के पैसे दिए हों या ना पे किए हों। Example, if at the end of year 2 month salary is due but not paid, जैसे कि हमने फरवरी और मार्च के 2 मंथ होते हैं लास्ट के, उनकी सैलरी अभी एम्प्लॉइज को नहीं दी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम फाइनेंशियल ईयर में खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सैलरी को रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे, चाहे उसका कैश मैं अब अप्रैल में पे करूं या मई में पे करूं। Then the expenses of salary will be recorded in the current year in which salary is due, not in the year in which it will be paid। तो फ्रेंड्स ये थे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के एग्जाम्पशंस या कॉन्सेप्ट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। guys, thanks for watching this video. Please subscribe to the channel for upcoming videos. Thank you.